हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। आज +1 अकाउंटेंसी के विषय में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण। आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों, मान लेते हैं आपका एक मित्र आपको अपने घर बुलाता है और अपने घर की चीजें दिखाता है। ये देखिए हमारा कितना सुंदर टीवी है, बड़ा सा टीवी, ये हमारा एसी, ये बेड, इस तरह से सोफा। अब आप देख तो रहे हो, लेकिन आप मन ही मन क्या सोच रहे हो? इतना पैसा आया कहां से? बिल्कुल सही बात है। जितनी भी घर में संपत्तियां हैं वो पैसे से आई है। अब वो पैसा या तो उनके द्वारा कमाया गया होगा और या फिर कहीं उधार लाया गया होगा। यही तो रास्ते बनते हैं। तो ये इक्वेशन है। आइए हम एक बार छोटी कक्षा की इक्वेशन देखें। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा था A = B + C। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो A है वो B और C के जोड़ के बराबर है, टोटल के बराबर। अर्थात इधर चाहे 2 आइटम है चाहे 3 है, वो इधर की चाहे वो 1 आइटम है, 2 है या 3 है, उसके बराबर है। जहां पे बराबर का निशान आ गया वो एक इक्वेशन को शो करता है, समीकरण को शो करता है। जैसे कि अगर 7 है तो 4 + 3 हो सकता है, 5 + 2 हो सकता है, 6 + 1 हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों साइड का जोड़ बराबर रहेगा। ठीक है, ये हमने छोटी कक्षाओं में इक्वेशन पढ़ी। आइए अब हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशंस को पढ़ें। देखिए बच्चों, हमारी जो इक्वेशन है वो है एसेट्स = लायबिलिटीज + कैपिटल। एसेट्स मतलब संपत्ति बराबर या तो जितनी मेरे यहां संपत्तियां हैं, हमारे बिजनेस में संपत्ति बताइए तो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर, स्टॉक जिसको माल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जितनी भी संपत्तियां हैं वो 2 तरीके से आई होंगी बिजनेस में। या तो संपत्तियां मालिक की पूंजी से आई होंगी, मालिक ने जो पैसा लगाया उससे आई होंगी, तो इसे कहेंगे कैपिटल, पूंजी। ठीक है जी। अथवा कुछ संपत्तियां दायित्व की वजह से भी आ सकती है। तो देखिए, संपत्ति = संपत्तियां किसके बराबर होती हैं? दायित्व प्लस पूंजी, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये इक्वेशन हमारे हमेशा स्थायी रहती है। हालांकि इस इक्वेशन के आधार पर हम और क्वेश्चंस कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एसेट्स भी है और मेरे पास लायबिलिटी भी है। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं कि मान लेते हैं 1 लाख रुपए तो मालिक ने पूंजी लगाई और 50,000 रुपए उधार लिए या उधार का सामान लिया, कोई भी एसेट्स वगैरह खरीदी या माल खरीदा, और कुल मिलाकर हमारे यहाँ 1.5 लाख की संपत्तियां हो गई। ठीक है, अब अगर बाय दिए मेरे पास संपत्ति भी है, दायित्व भी है, बस मुझे पूंजी नहीं पता, तो हम इसी इक्वेशन के आधार पर पूंजी भी निकाल सकते हैं। कैसे? एसेट्स यहीं रहेंगी और जो ये दायित्व है ये इधर आ जाएगा। और आप जानते हो जब ये कोई चीज बराबर से इधर या कोई इधर से उधर जाएगी तो जो इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, तो इधर ये क्योंकि दोनों प्लस है
तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। पूंजी आ गई, देखिए 1.5 लाख रुपए माइनस 50,000 रुपए इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। यही तो थी पूंजी आपकी, ठीक है। अब बताइए, यदि आपके पास पूंजी अवेलेबल हो 1 लाख, एसेट्स आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इस बार आपके पास लायबिलिटीज नहीं है, जैसे कि मैं इस बार नए समीकरण में इसको टिक कर देता हूं, इसको क्रॉस कर देता हूं, तो बताइए क्या अंतर आएगा? एसेट्स मेरी वही रहेंगी, क्योंकि इधर कैपिटल है, प्लस में कैपिटल इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो जहां पर ये है उसकी जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल। और आंसर क्या आएगा आपका? लायबिलिटीज। और आपका क्योंकि कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए है, तो 50,000 रुपए लायबिलिटीज आ जाएगी। तो ये समीकरण हमारा बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, याद हो गया? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और इन तीनों में से दो कोई फिगर पता हो, उन दोनों से हमें पता चल जाएगा। यदि मुझे लायबिलिटी और कैपिटल पता है, इन दोनों का जोड़ कर दीजिए, एसेट्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन करने की तरफ। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले एक बार हमें बैलेंस शीट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्या होती है? आइए बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को बताती है। जैसे अभी मैंने आपको इक्वेशंस बताई कि एक निश्चित तिथि को, रोज नहीं, किसी एक तिथि को जिस दिन आप बैलेंस शीट बनाओ, उस दिन व्यवसाय में कितनी संपत्तियां हैं, कौन कौन सी हैं, और उनको लाने के लिए, उनको खरीदने के लिए आपने किन दायित्वों या पूंजी का प्रयोग किया है। तो आपको पता ही है, संपत्ति बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो किस लायबिलिटी या किस कैपिटल की वजह से ये संपत्ति आई हैं, उसके बारे में हमें बैलेंस शीट बताती है। बैलेंस शीट केवल एक दिन की स्थिति बताती है। एक दिन मतलब जैसे आज की तारीख में अगर कोई कंपनी, व्यवसाय, कोई भी अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, तो मान लेते हैं कि उनके पास आज की तारीख में 20 चेयर है, तो क्या कल भी 20 चेयर रहेंगी? 6 महीने बाद भी 20 चेयर रहेंगी? 1 साल के बाद भी 20 चेयर रहेंगे? नहीं कह सकते। आज उनके पास कैश 15,000 रुपए है, कल भी 15,000 रहेगा? नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि कल कोई व्यापारी 15 क्या 1 लाख रुपए दे जाए, तो कल 1,15,000 हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति उनसे अपनी पेमेंट मांगने आ जाए और उन्हें मजबूरन उसको 10 से 12,000 रुपए देने पड़ जाए, तो कैश 3,000 भी रह सकता है। इसीलिए कह रहा हूं बैलेंस शीट केवल एक दिन की बनती है, एक दिन की स्थिति बताती है। लेकिन कमाल ये है कि बैलेंस शीट ज्यादातर वर्ष में एक बार बनती है। हाँ, आजकल कंपनियां जो है इंटरिम अकाउंट्स बनाती हैं, अंतरिम खाते बनाती हैं, तो उसमें वो हर 3 महीने में बैलेंस शीट बना लेती है। ठीक है, चलिए, पर बैलेंस शीट एक दिन की स्थिति को शो करती है, जिस दिन बनाई जाती है। इसलिए जब बैलेंस शीट लिखी जाती है, तो बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है एज एट, और जो डेट दे रखी हो उस डेट को, यदि डेट बाय दी वे उसने ना दी हो, तो आप ऐसे डैश 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 कर दीजिए, डॉट डॉट डॉट, ताकि आप अपना काम पूरा कर दें। क्या पूरा कर दिया कि सर मुझे पता है यहां पर डेट आती है, आपने मुझे डेट नहीं दी, कोई बात नहीं, मैंने बना दिया। और यदि वो डेट दे दे 31 मार्च 2020, तो वो डेट डाल दीजिए, जो भी डेट डाले। कैसे बनती है बैलेंस शीट बच्चों? ये आपका एक पेज है, आधे में मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि मुझे इन्हीं क्वेश्चंस को इस पे अप्लाई करना है, इसलिए एक बार क्वेश्चन लिखा। अभी आपको देखने की जरूरत नहीं, मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, कुछ मत देखिए, जहां मेरी उंगली जा रही है केवल उसको देखिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। बैलेंस शीट एज एट, ये एक पेज है,
इस पेज को बच्चे हम क्या करेंगे, बीच में से बराबर 2 हिस्से कर लेंगे। मान लेते हैं कि जैसे यहां पर 2 हिस्से होते हैं तो यहां से ऐसे करके 2, ये सेंटर से दोनों साइड बराबर हो गया। एक ही पेज में करना है, 2 पेज नहीं लेने, एक ही पेज में हाफ। अब यहां पर अमाउंट का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम सेम ऐसे ही, और उसके बाद एक लाइन ये, ठीक है। ये तो अकाउंट की तरह नहीं बन गए। और इसमें इधर लिखी जाती है एसेट्स और यहां लिखी जाती है लायबिलिटीज। ये एक्चुअल में एसेट साइड है। क्या है ये? साइड है। एसेट साइड, लायबिलिटीज साइड। और यहां पर हो गई अमाउंट रुपीज, ठीक है बच्चा? ओके। आपने जितने भी अकाउंट्स बनाए, अभी शायद नहीं बनाए हैं आपने, लेकिन उनमें ये साइड एक डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट होती है। कोई बात नहीं, वो बाद में समझाया जाएगा, अभी ज्यादा कंफ्यूज ना हो। एसेट्स है, लायबिलिटीज। क्या ये लायबिलिटीज है? नहीं, लायबिलिटीज साइड है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें लायबिलिटीज में लायबिलिटीज भी आएंगी और कैपिटल भी आएगी, और साथ में अगर जो प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट भी कैपिटल का भाग होता है, तो लायबिलिटीज और कैपिटल और प्रॉफिट आते हैं। इधर एसेट्स आती है। कैसे? शुरू में कोई बिजनेस बिल्कुल खाली होता है, असल में होता ही नहीं है। कहां होता है कोई बिजनेस? शुरू में एक व्यापारी सपना लेता है, वो भी जागते हुए, सोते हुए नहीं। सोते हुए तो सब हमारा अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं होता। मैं कॉमर्स लेक्चरर हूं, सोते हुए हो सकता है मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन जैसे मेरी नींद खुलेगी, ओहो चलिए जल्दी क्लास में पढ़ाना है या लेक्चर तैयार करना है। मैं एक लेक्चरर, कॉमर्स लेक्चरर होके अच्छा कॉमर्स लेक्चरर बन सकता हूं, लेकिन डॉक्टर बनना अब मेरी लाइन से बाहर है। राइट? इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि सोते हुए तो हम पता नहीं कौन सा सपना देख लेते हैं, लेकिन जागते हुए देख के दिखाइए ना। तो जागते हुए कोई व्यक्ति या कोई कुछ व्यक्तियों का समूह एक कल्पना करता है कि क्या हम यह एक व्यवसाय खोल लें। तो जब वो व्यवसाय खोलने की सोचता है तो सबसे पहले व्यवसाय में कुछ नहीं होता। सबसे पहले वो अपने बिजनेस में पूंजी लाता है। तो पूंजी लाता है तो यहां पर हो गया कैपिटल, पूंजी। जैसे कि यहां स्टार्ट किया, मान लीजिए एग्जांपल 1 है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो बच्चे 1 लाख रुपया हो जाएगा यहां पे। लीजिए। लेकिन जब 1 लाख रुपए लाएगा तो वो 1 लाख रुपए कैसे लाएगा? या तो कैश लाएगा, या कुछ कैश लाएगा, कुछ बैंक में लाएगा, अथवा कुछ एसेट्स खरीद ले आएगा अपने घर से। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो लाएगा। तो पहले क्वेश्चन हम सिंपल, क्योंकि 1 लाख रुपए कैश लाए हैं, तो 1 लाख रुपए आएगा तो 1 लाख रुपए हमारे पास क्या बढ़ेगा? कैश। क्या बढ़ेगा? कैश। और कैश हमारी एसेट्स होती है बेटे। ये कैश हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है। अगर मैं इसका टोटल करूं तो दोनों साइड का 1 लाख टोटल हो गया। अभी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको दिख तो रहा है ना, 1 लाख बराबर हो गए। देखिए, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, लायबिलिटी 0, कुछ नहीं है। अब पॉइंट है, परचेज मशीनरी वर्थ ₹40,000 फॉर कैश। 40,000 रुपए की मशीनरी नगद खरीदी। कैसे खरीदते हैं नगद मशीनरी? उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले हुआ था, व्यवसाय में 1 लाख रुपए लाए थे। ये रहा कैश 1 लाख और इधर कैपिटल 1 लाख। इक्वेशन बराबर है कि नहीं?
अब क्योंकि 40,000 की मशीन खरीदोगे तो आप 1,00,000 रुपए कैश में से 40,000 अपनी जेब में डाल लोगे और जाके दुकान पर और मशीनरी खरीदोगे और उसको कैश दे दोगे और आप मशीनरी ले आओगे। अब इससे क्या फर्क पड़ा हमारी बैलेंस शीट में? हमारी बैलेंस शीट में एक और एसेट्स बढ़ गई। क्या बढ़ी? मशीनरी। कितने की बढ़ गई? 40,000 की। क्या ठीक है? नहीं। जब 40 की मशीनरी बढ़ी है तो आपके 40,000 कैश भी तो कम हुआ है। तो यहां पर जो 1,00,000 रुपए था इसमें 40,000 रुपए कम हो जाएगा और एक्चुअल में ये यहां पर 60,000 रह जाएगा। अब भी देख लीजिए, इधर का टोटल 1,00,000 है और इधर 60,000 और 40,000 टोटल एक है। देखिए इक्वेशन बराबर है और बैलेंस शीट के दोनों पलड़े बराबर है। ठीक है। इस बार एक एसिड्स ने दूसरी एसिड्स को बदल दिया। नई मशीन आई, ये नई एसिड्स आई और कैश चला गया, एक मशीन कम हो गई। तो ऐसा नहीं है कि इक्वेशन में एसिड्स में बदलाव आएगा तो कैपिटल या लायबिलिटी में आना चाहिए। एक एसिड्स के बदले दूसरी एसिड्स भी बदली जा सकती है, एक ही तरफ बदलाव हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। पर कुल मिलाकर ये दोनों जो टोटल इक्वल है, दोनों साइड का जोड़ हमेशा ही बराबर रहेगा, ये संतुलित रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं थर्ड। परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश। आपने 50,000 का नगद माल खरीदा एंड ₹40,000 फॉर क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर श्याम, और 40,000 का आपने उधार खरीदा। आपने नगद भी माल खरीदा, उधार भी माल खरीदा। पहले नगद वाला कर ले। 50,000 का आपने नगद माल खरीदा तो बताइए क्या असर पड़ेगा। जब 50,000 का आप नगद माल खरीदेंगे तो आपके पास 50,000 रुपए और कैश कम हो जाएगा। जाएगा कि नहीं? क्योंकि आप माल खरीदोगे। लेकिन एक नई चीज आ जाएगी, माल। और माल को यहां पर स्टॉक कहेंगे हम। बिजनेस में जो बचा हुआ माल होता है वो स्टॉक कहलाता है। तो यहां पे हम स्टॉक कह देंगे 50,000 का। तो देखिए 1,00,000 में से 40 और 50 90 गए तो ये कितना बचेगा? ये 10,000 बचेगा। और अब भी टोटल देखिए 1,00,000 ही दोनों साइड का टोटल आ रहा है कि नहीं? अब भी एक संपत्ति ने दूसरी संपत्ति को बदल दिया। अब आगे चलते हैं। एंड फॉर 40,000 फॉर क्रेडिट फ्रॉम श्याम, और आपने श्याम से 40,000 रुपए का उधार माल खरीदा है। नगद कैसे खरीदते हैं? कैश देते हैं, माल खरीद लेते हैं। एक संपत्ति गई, दूसरी संपत्ति आ गई। पहले वाली संपत्ति जेब में आ जाती थी, अब दूसरी वाली संपत्ति बड़ा एरिया बनेगा, क्योंकि माल खरीदोगे तो माल थोड़ा ज्यादा ही होगा, पर संपत्ति का रूप बदल गया। अब 40,000 का उधार माल खरीद रहे हैं तो बच्चे माल आपका स्टॉक और बढ़ जाएगा। जो ये 50 था मैं से यहां लिख दूं, प्लस कितने का बढ़ेगा? क्योंकि 40,000 का खरीदे तो 40,000 का बढ़ेगा, तो ये आपका 90,000 का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो क्या अब भी कैश कम होगा? नहीं भाई, अब कैश कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि हमने नगद थोड़ा खरीदा है, हमने तो उधार खरीदा है, तो पैसा तो दिया ही नहीं हमने। फिलहाल नहीं दिया ना। तो फिलहाल क्या हुआ? जब उससे उधार खरीदा तो उस व्यक्ति का मैंने बाद में पैसा देना है कि नहीं? बताइए। देना है। कितना देना है? 40,000। तो 40,000 के लिए मैंने क्योंकि उसके 40,000 देने हैं, वो मेरा क्रेडिटर बन गया है। तो क्रेडिटर एक मेरे लिए लायबिलिटी होती है, मैंने चुकाना है वो पैसे को, इसलिए यहां पर क्रेडिटर के नाम से, और कहते हैं यहां पे श्याम से लिया। बच्चे बैलेंस शीट में हम राम, श्याम, मोहन, सोहन नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिनसे हमने उधार माल खरीदा होगा, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको हमने उधार माल बेचा होगा। तो उतनों के नाम लिखने में बैलेंस शीट में ज्यादा जगह घिरती है। हमें क्या करना है? हमें तो सारांश निकालना है फिलहाल। तो हम यहाँ पर क्रेडिटर सब लिख देंगे। क्रेडिटर मतलब एक लिस्ट है। क्रेडिटर जिन के हमने पैसे देने हैं उनकी लिस्ट है, और पूरी डिटेल तो लेजर में मिलेगी एक एक व्यक्ति की।
ठीक है, यहाँ पर तो लिस्ट का नाम है तो यहाँ पे श्याम नहीं लिखेंगे। तो क्रेडिटर कितने के बढ़ जाएंगे मेरे? 40,000 के। अब देखिए इधर का टोटल 1,40,000 हो गया, 1,40,000। इधर का देखिए 90 और 40 एक 30 और एक 30 और 10 एक 40। इक्वेशन बराबर आ रही है बच्चों, आ रही है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब उससे आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ 50,000 फॉर कैश एट 10% प्रॉफिट। सोल्ड गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 लागत का माल। लागत क्या होती है? जितने का माल हमें पड़ा, हमारे व्यवसाय में आया, यानी हमने माल खरीदा उसकी लागत और उसको लाने की लागत और उसको बनाने की लागत कुल मिलाकर जो है 50,000। एक साधारण सा क्वेश्चन है। तो 50,000 रुपये लागत का माल हमने 10% प्रॉफिट पे बेचा। ये 10% क्या होता है? 50,000 है, ओके, इसका 10% कैसे होगा? इसको 10/100 कर दो, ये 10% हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, दूसरे से दूसरा कट जाएगा, 5,000 रुपये हो गया। यानी 50,000 का माल आपने 55,000 में बेचा है। ऐसे ही तो करते हैं व्यापार, जितने का माल होता है उससे थोड़ा सा महंगा बेचते हैं, क्योंकि हमने अपने व्यवसाय को चलाना है तो लाभ की तो जरूरत है ही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा महंगा बेचेंगे, तो इसे बेचेंगे हम 55,000 का। ठीक है जी, चलिए अब क्या है, जब आपने 50 का माल बेचा और 55 में बेचा, और वो भी नगद बेचा है ना, फॉर कैश, नगद बेचा, तो हमारे पास पैसे कितने आएंगे? कितने आएंगे? 50 का माल जाएगा और कैश 55 आएगा, तो मेरे पास 55,000 कैश बढ़ जाएगा। तो जो 10 था वो 65 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि थोड़ी देर पहले तक 10 था, 55 और बढ़ गया तो 65 हो गया। दूसरी बात, माल तो बिक गया ना, तो माल बढ़ेगा या माल घटेगा? जब आप माल बेच ही दोगे तो जितना आपके पास माल है, 90,000 का माल, उसमें से कम होगा कि नहीं? तो यहां पर आपका माल 50,000 का कम हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा ये 40,000 का। ठीक है, देखिए कमाल, कैश कितना आएगा? 55, और आपका स्टॉक कितने का कम होगा? 50 का, क्योंकि क्वेश्चन कहता है 50 का माल। लेकिन आपको 5 का फायदा नहीं हुआ, तो 5 का यदि लाभ हुआ है तो लाभ तो मालिक का ही होता है। खर्चे निकालने के बाद जो बचता वो मालिक का ही तो हुआ, तो मालिक की पूंजी का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए मैं यहां पर जो 1 लाख रुपए, इसको एक बार यहां लिख देता हूं और इसमें प्लस 5,000 कर देंगे, तो ये आपका 1,05,000 हो जाएगा। अब इसका टोटल करें तो 1,05,000 और 4 1,45 हो गया, चेंज हो गया। और इधर देखिए, इधर आपका 40 40 80 80 और 60 1,40 और 5 45, ये भी 1,45 हो गया। ये देखिए दोनों साइड इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट, लोन ऑफ ₹60,000 टेकन फ्रॉम रोहित। आपने रोहित से 60,000 का लोन लिया, पैसे की जरूरत पड़ गई आपको, आपने और लोन ले लिया। अब लोन लिया है तो बेटा 60,000 रुपये आपका बिजनेस में कैश आएगा, तो यहां पर आपका क्या बढ़ेगा? कैश कितना बढ़ेगा? 60,000। बताइए बढ़ेगा कि नहीं? जब आप लोन लोगे, आप माल बेचो तब भी कैश आया, आप लोन लो तब भी कैश आया, कैश तो बढ़ा ना, चाहे कैसे बढ़ाओ, तो कैश बढ़ गया 60,000। तो जहां 65 था ये 125 हो जाएगा, क्योंकि 60 और प्लस हो जाएगा इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? ये 1,25,000। ओके, और क्योंकि 60,000 का लोन लिया है तो एक दिन तो चुकाना है ना, तो जब तक नहीं चुकाया जाएगा, तब तक वो मेरी लायबिलिटी बना रहेगा, है कि नहीं? तो ये लायबिलिटी साइड में मुझे लिखना पड़ेगा 60,000 लोन। अब इसी प्रकार से लोन भी लिखा जा सकता है। अगर बहुत सारे व्यक्तियों से लिया जाए तो सिर्फ लोन लिख दीजिए, क्योंकि एक लोन एक लिस्ट को शो कर रहा है। और अगर एक ही व्यक्ति से लोन लिया है और किसी से नहीं लिया तो सीधा भी लिख सकते हैं लोन फ्रॉम, यहां पर आपने रोहित से लिया है तो रोहित, ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन कब लिखा जा सकता है?
जब एक व्यक्ति से लिया हो, और अगर कई व्यक्तियों से लिया है तो फिर सिर्फ लिस्ट का नाम आएगा लोन। ठीक है, अब देखिए क्या फर्क पड़ा, जहां एक 45 था वहां 60 और प्लस हो गया तो 2,05,000 हो गया। और इस तरफ एक 45 था प्लस ये 60 और हुआ है तो यहां भी 2,05,000 ही हुआ। देख रहे हैं आप? ठीक है, 2,05,000, 1,05,000 नहीं 2,00,000। अब आगे चलते हैं। पेड रेंट फॉर कैश 10,000, आपने 10,000 रुपये किराया दिया, जो बिजनेस की जो बिल्डिंग है किराए पे ले रखी है उसका किराया दिया। कैसे दोगे किराया? मालिक आया, भाई किराया दो, आपने कैश निकाला, उनको कैश दे दिया। तो ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा, कैश आपका 10,000 कम हो जाएगा, यहां पर 10,000 कैश और कम हो जाएगा, है ना। तो जहां 125 है तो वहां कैश कितना रह जाएगा, 1,15,000। क्या कहते? अब आपने रेंट पे किया, कोई संपत्ति तो खरीदी नहीं, आपने तो एक खर्चा पे किया। अगर आप कोई खर्चा पे करते हो, कोई एक्सपेंसेस पे करते हो, तो ऐसे में मालिक को नुकसान होता है। जैसे पीछे फायदा हुआ था ना 50 का माल 55 में बेचने से, अब यहां पर नुकसान हो रहा है, और नुकसान हो रहा है तो अल्टीमेटली कुल मिलाकर ये नुकसान मालिक को ही तो भुगतना पड़ेगा। तो मालिक की पूंजी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर 10,000 रुपये मालिक की पूंजी में कम हो जाएंगे। और कम होंगे तो जहां 1,05,000 है, अगर इसमें 10 कम करूं तो ये 95,000 हो जाएगा। हाँ, लॉस हुआ ना 95,000। तो ऐसा करने से अब देखिए इसका टोटल क्या होता है, 5 तो ये हो गया, 9, 6, 15 और 4, 19, 1,95,000। और इस तरफ भी देखिए 5 तो ये रहेगा, 4, 4, 8 और 1, 9, 1,95,000। लीजिए, दोनों साइड हमारी बैलेंस शीट हर समय बराबर होती रहे, यही है बैलेंस शीट। क्लियर हुआ आप सभी को? समझ में आ गया? यदि आपके पास सुविधा हो तो आप इसे रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको बैलेंस शीट क्लियर हो गई होगी। ये बैलेंस शीट, आगे चल के हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक चैप्टर है, उसमें हम दोबारा से बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा, उसके बीच में कई चैप्टर्स आएंगे। फिलहाल एक आपको थोड़ा सा परफॉर्मा दिखाया कि बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है और कैसे दोनों साइडें बराबर रहती है और क्यों बराबर रहती है। ठीक है बच्चों? ओके, अब हम चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस पर, जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, अब आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन करवाने जा रहे हैं। एक उदाहरण है, मान लीजिए मिस्टर अमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। मिस्टर अमन ने 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले परफॉर्मा देखिए, यहां पर सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू, क्या था फार्मूला इक्वेशन का, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, है कि नहीं। मैंने इतनी जगह बना दी, ये जो इक्वल का निशान है इससे इधर इधर इतनी जगह छोड़ दी है, लगभग 4-5 आइटम्स मेरी यहाँ आ जाएंगी, और इज इक्वल टू के बाद लगभग 3-4 आइटम इधर आ जाएंगे। एक अंदाजा से बना दिया है, ठीक है। तो अमन ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से। तो देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। आपने 2 लाख रुपए से व्यापार चालू किया। 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करने से किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? कैसे करते बिजनेस स्टार्ट? घर से पैसे लाएंगे तो क्या बढ़ा? कैपिटल। और दूसरी तरफ क्या होगा? क्योंकि जब 2 लाख रुपए कैपिटल आएंगे तो 2 लाख कैश बढ़ेगा। तो इधर मेरी एक एसेट्स कैश शुरू होगी, इसलिए मैं यहाँ कैश लिख देता हूं, और इधर मेरा इज इक्वल टू, यहां पर मेरी कैपिटल रहेगी 2 लाख रुपए, यानी कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल हो गया। तो कैश कितना बढ़ेगा इसकी वजह से? 2 लाख रुपीस। ठीक है बच्चे, 2 लाख रुपीस कैश बढ़ जाएगा, और 2 लाख रुपीस क्या बढ़ेगा? इज इक्वल टू कैपिटल। पहले इक्वेशन खत्म हुई।
ये मैंने लाइन लगा दी। अब इसके बाद यहां लिखेंगे हम इक्वेशन। क्या इक्वेशन बनी? 2 लाख मेरा कैश बना इज इक्वल टू 2 लाख रुपए मेरी कैपिटल बनी। क्लियर है बच्चों? बराबर हो गया। अगर इसको बैलेंस शीट में जगह दें तो एसेट्स मेरी 2 लाख की बढ़ेगी। थोड़ी देर बैलेंस शीट बना लेता हूं। अगर बैलेंस शीट इधर क्या थी, एसेट्स थी ना, और इधर लायबिलिटीज। अगर मेरी 2 लाख एसेट्स बढ़ेगी तो यहां मेरा कैश 2 लाख बढ़ा, और इधर मेरी कैपिटल वो भी 2 लाख बढ़ी। बराबर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹50,000। पॉइंट नंबर 2, परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹50,000। नंबर 2, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश for ₹50,000। आपने 50,000 की मशीनरी खरीदी। अब बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा जब मशीन खरीदेंगे? तो कैसे खरीदेंगे? कैश लेके जाएंगे, मशीन ले आएंगे, तो आपका कैश में तो 50,000 कम हो जाएगा, है कि नहीं? 50,000 माइनस हो जाएगा, और 50,000 क्या हो जाएगा? मशीनरी बढ़ जाएगी। मशीनरी क्या होती है? एसेट्स। तो एक मेरी नई एसेट्स बढ़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही जो जगह छोड़ रखी थी, अब यहां पर मैं मशीनरी अकाउंट लिखूंगा, मशीनरी। ठीक है, और यहां पर मेरी मशीनरी 50,000 की बढ़ जाएगी। बताइए बच्चों, इसको मैं बंद कर देता हूं, और अब इसका नाम रखता हूं न्यू इक्वेशन। पहली बार तो इक्वेशन थी, अब तो न्यू इक्वेशन हो गई ना। न्यू इक्वेशन करने से क्या फर्क पड़ा? मेरे पास कैश 50,000 माइनस होने के बाद कैश हो गया मेरे पास 1.5 लाख रुपया, प्लस मशीन मेरे पास कितने हैं? 50,000। अब क्योंकि मशीन पहले तो कुछ हुई नहीं थी ना, ये तो अभी स्टार्ट हुई, तो आप ऐसा कीजिए, पीछे प्लस लिखा के 0 लिख दीजिए, फिर यही प्लस 0 हो जाएगा, और 0 में 50 जोड़ा तो 50, यानी पीछे का मेरा खाने फिल हो गया। ठीक है, इस तरीके। अब इसमें देखिए, यहां इज इक्वल टू, इस बार कैपिटल में क्या इफेक्ट पड़ा? कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 0। तो इसलिए आगे चल के बराबर ये 2 लाख ही होगा, प्लस 2 लाख। ओके, इधर 1,50,000 और 50,000। तो अगर मैं इसको बैलेंस शीट में लिखूं तो मेरी मशीन 50,000 की हो गई, लेकिन मेरा कैश कितना हो गया? 1.5 लाख। यानी 2 लाख की बजाय कैश कितना हो गया? 50,000। 1.5 लाख, 50 नहीं, 1.5 लाख। 1.5 और 50, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है। थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। परचेज गुड्स फॉर कैश for ₹50,000। लीजिए, आपने 50,000 का नगद माल खरीद लिया। पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। ठीक है बच्चों, 50,000 का खरीद लिया। जब आपने 50,000 का माल खरीदा है, और वो भी नगद फॉर कैश, तो आपके इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा? 50,000 तो आपका कैश कम हो जाएगा, मानते हो? 50,000 का कैश कम हो जाएगा, और 50,000 का आपके पास माल आ जाएगा, जिसको हम यहां स्टॉक कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टॉक। जो माल होता है ना, जो बचा हुआ माल, उसको स्टॉक कहते हैं, तो इसे स्टॉक में करेंगे। वैसे तो क्या गुड्स है। तो यहां पर मेरा 50,000 का माल मेरा बढ़ जाएगा, बाकी जगह कोई चेंज नहीं आएगा।
इसलिए मैं यदि इस लाइन को यहां पे क्लोज करूं तो देखिए इसमें स्टॉक पहले नहीं था ना, तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पर 0, फिर यहां प्लस आ रहा है तो क्योंकि इसका टोटल 0 ही आएगा, और फिर आगे भी 0 है तो 0 और प्लस 0 आएगा 0। लेकिन अब इस बार 0 में 50,000 जोड़ेंगे तो 50,000 हो जाएगा, और ये भी 50,000 आएगा। लेकिन इस बार तो कोई असर नहीं पड़ा ना इस पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों बताओ, 0 0 माने कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और ये 1.5 लाख में से 50,000 गया तो क्या बच गया, 1 लाख रुपया। अगर किसी के आगे निशान ना हो, चिन्ह ना हो, तो आप समझ सकते हो प्लस का ही होता है। आप इसे शो भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी रहने दीजिए। इज इक्वल टू, इधर मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा इसलिए 0 का 0 रहेगा, तो ये प्लस होकर 2 लाख रहेगा। ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 4, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश फॉर ₹40,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश। 4 नंबर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश। हाँ बेटा, इससे ऊपर न्यू इक्वेशन लिखना रह गया, न्यू इक्वेशन। ओके, न्यू इक्वेशन। अच्छा, अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश, आपने सुरेश से उधार माल खरीदा, वो भी रुपीस कितने का है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश फॉर ₹40,000, ₹40,000। आपने 40,000 का माल खरीदा। अब जब 40,000 का माल खरीदोगे, चाहे नगद खरीदो या उधार खरीदो, तो आपका माल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली माल तो बढ़ेगा ही, तो आपका जो माल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका माल बढ़ेगा तो आपका यहां पे बढ़ेगा। देखिए यह माल स्टॉक कितना बढ़ेगा, 40,000। अगर आपने 40 का नगद खरीदा होता तो आपका यहाँ पे 40 कैश कम होता है, लेकिन अभी तो आपने उधार खरीदा है, तो इस वक्त तो किसी को कैश दिया ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ेगा, 40,000 जब उधार हो गया तो आपने ये भुगतान बाद में करना है। तो बताइए क्या बनी, लायबिलिटी। क्या बनी, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में एक नई लायबिलिटी बन गई है, जिसको मैं क्या कहूं, क्रेडिटर्स। क्या कहूं, क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर किसको कहते हैं, जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदा है और अभी तक अगर उसका भुगतान नहीं किया तो वो हमारा क्रेडिटर्स है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में किया था ना मैंने, अकाउंटिंग टर्म्स में, तो बेटे ध्यान रखिए। अब 40,000 रुपए बचे, यहां पर आपका माल बढ़ेगा और इधर 40,000 की आपके दायित्व बढ़ जाएंगे, जिसके पैसे देने हैं, तो यहां पर 40,000 बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से न्यू इक्वेशन क्या बनी बच्चों बताओ, न्यू इक्वेशन, क्योंकि यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो 0 लिखो, यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ा 0 लिखो, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो 0 लिखें। अब बाकी टोटल कर देते हैं, ये 1 लाख रहेगा, ये प्लस 50,000 रहेगा, ये 90,000 हो गया। अब जो 50 का पहले नगद था और 40 का उधार हो गया, 90 इज इक्वल टू, ये तो 40,000 रहेगा प्लस का, और ये रहेगा प्लस का 2 लाख। तो देखिए इधर का टोटल बनता है 2,40,000। इधर भी चेक कर लीजिए, 1 लाख और 50,000, 1,50,000 और 90 लाख, 2,40,000 इक्वल चल रहा है। अब अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो मेरे पास कैश, मशीनरी, कैश 1 लाख रहेगा, जहां ये है इसकी बजाय कैश 1 लाख हो जाएगा, मशीनरी मेरी 50,000 की हो जाएगी, और 90,000 का मेरा यहाँ पे स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक मेरा 90 का हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक क्रेडिटर्स बन जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे मेरे 40,000 के, और कैपिटल मेरे देखिए 2,40,000, 2,40,000 हमेशा बराबर आता रहेगा, कभी भी देख लीजिए इक्वल आएगा। अब मैं इसे हटा दूं यहां से, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी हो गई है, तो अब मुझे हटाना पड़ेगा। आपके समझ में आ गया होगा ये बात?
अगर यहाँ इक्वेशन बराबर है तो आप समझ सकते हैं कि बैलेंस शीट में भी बराबर रहेगी। बच्चों, मुझे लग रहा है कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसे यहाँ बीच में रोककर और इसके कुछ पॉइंट्स अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।